हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ढोलक पर बन्ना बन्नी गाते सबके बीच बैठी माया कोने में 20 वर्षीय भांजी रिया की फुसफुसाहट सुनते ही तिलमिला उठी। वह तुरंत उठी और दुकान से सटे कमरे में जाकर देखा तो उसकी 8 वर्षीय बेटी सोमू जेठानी के पिता की गोद में बैठी थी और जिस तरह से कहानी सुनाते उनके हाथ उस मासूम के कोमल अंगों को छू रहे थे, माया की आंखों में खून उतर आया। उसके पिता की उम्र के उस व्यक्ति की नापाक हरकत कतई माफ़ी योग्य नहीं थी। उसका जी चाहा कि बेटी के साथ ऐसा घिनौना खिलवाड़ करने वाले का मुंह नोच ले, पर समझदार माया शादी जैसे मौके पर रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। वैसे भी मिली उसके प्रिय भतीजी थी और उसी की शादी अटेंड करने वह इंदौर से इटावा अपने पति और बेटी के साथ आई थी। इसलिए जैसे तैसे अपने आप को नियंत्रित कर उसने तेज आवाज में बेटी को आवाज़ दी, चलो सोमू, खेल हो चुका, अब आओ, हाथ मुंह धुलाकर मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही सोमू भागकर आई और उसके पैरों से लिपट गई। तभी जेठानी के पिता की आंखें माया से जा मिली। उसकी आंखों में घृणा मिश्रित क्रोध देख वे थोड़ा सा पकाते हुए बोले, बच्चों ने जिद की तो उन्हें कहानी सुना रहा था। छी, कैसा बेशर्म इंसान है, रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी वह बातें बना रहा है। माया उसके दुस्साहस पर हैरान थी। इस तरह अपनों की भीड़ में कोई व्यक्ति, वो भी पिता जैसे सम्मानित ओहदे वाला, ऐसी नीच हरकत करेगा? उसने सपने में भी नहीं सोचा था। रिश्तों की मर्यादा भंग होती देख मन का आक्रोश आंखों के रास्ते उमड़ते घुमड़ते बहने लगा। उफ, क्या करूं, क्या कमलेश को बताना ठीक रहेगा? लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो माहौल बिगड़ते समय न लगेगा। ठीक है, देखती हूँ, अगर उन्होंने फिर ऐसी हरकत दोहराई तो उनकी उम्र और ओहदे का ख्याल न रखूंगी। सोचते हुए माया ने जैसे मन ही मन कुछ ठान लिया था। वॉशरूम में उसने सोमू के हाथ मुंह धुलाते समय उसे नाना से दूर रहने को कहा। पर क्यों मम्मी, नाना तो हमें प्यार करते हैं, चॉकलेट भी देते हैं, पर उन्हें आपको यहाँ वहाँ छूना नहीं चाहिए, ये गलत बात है, कहते हुए माया ने उसे अच्छे बुरे टच के बारे में समझाया। हाँ मम्मी, उनका छूना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उनकी गोद में बैठना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कहानी सुनने के लिए तो सबको बारी बारी से उनकी गोद में बैठना होगा। पर अब मैं नाना से चॉकलेट भी नहीं लूँगी और कहानी भी नहीं सुनूंगी। फिर आप सुनाओगी ना मुझे कोई अच्छी सी कहानी? नन्ही सोमू मचल उठी। हाँ, मैं अपनी सोमू को एक सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी, पर रात को सोते समय। लेकिन अब हमेशा ध्यान रखना कि आपको रिया दीदी के साथ ही रहना है। ठीक है, ओके। अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले में डाल सोमू झूल गई। 12 साल पहले 5 भाई बहनों वाले उस हवेली नुमा घर में माया सबसे छोटी बहू बनकर आई थी। सास ससुर थे नहीं, इसलिए अपने से काफ़ी बड़े जेठ जेठानी को ही वह सास ससुर से सम्मान देती थी। उससे बड़ी 3 नंदे भी उस पर बहुत स्नेह लुटाया करती थी। माया को याद आया जब वह नीरा दीदी के पिता से पहली बार मिलने पर उनके पैर छूने झुकी थी तो उन्होंने यह कहते हुए उसे पैर नहीं छूने दिया था कि कहीं बेटिया से पाँव छुआए जाता है। अरे बेटिया तो देवी का अवतार होती है, उनके तो पांव पूजे जाते और आज एक बिटिया के अंदर उन्हें देवी के बजाय उसके देह का दर्शन हो रहा है। कैसी दोगली मानसिकता, कैसा पाखंड। माया विचारों के भंवर में गोते ही लगा रही थी कि बाहर से आते भतीजे की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। चाची, क्या कर रही हो? चाचा कब से आवाज़ दिए जा रहे हैं। आई, सोमू के कपड़े बदल चुकी माया ने जवाब दिया और सोमू को दुलारते हुए बाहर भेजा और खुद भी जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। आज लेडीज संगीत था जिसमें उसके और कमलेश की भी परफॉर्मेंस थी। प्योर जॉर्जेट की रेड कलर की बॉर्डर वाली साड़ी में माया बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी के लिए बुक किया गया गार्डन घर से 5 मिनट के फासले पर था। वहीं संगीत का प्रोग्राम होना था। काफ़ी बड़े स्टेज की सजावट देखते ही बनती थी। पीच कलर का गाउन पहने मिली भी बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। सबसे पहले दुल्हन की सहेलियों का डांस हुआ, फिर मिली ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। मम्मा, मम्मा, मुझे भी डांस करना है, काफ़ी देर से सोमू जिद कर रही थी। फिर तो वह भी कमर पर दोनों हाथ रखे ठुमक ठुमक कर सबके बीच खूब नाची। फिर बारी आई माया और कमलेश की। पुराने गीतों की पैरोडी पर उन दोनों ने इतना मस्ती भरा डांस किया कि सभी मंत्रमुग्ध हो उन्हें देखते रह गए। फिर तो क्या बच्चे क्या बड़े, सभी एक एक कर डांस की मस्ती में डूबते चले गए। माया भी प्रोग्राम एंजॉय कर रही थी, पर उसकी पैनी नज़रें अपने बच्ची की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद थी।
उसकी नज़र बराबर दीदी के पिताजी पर थी। सोमू को खाना खिलाने के दौरान उसका ध्यान थोड़ा भटका तो वे गायब थे। दीदी क्या बात है, पिताजी नज़र नहीं आ रहे? अरे उनसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, कहने लगे कि तुम बच्चों का प्रोग्राम है, तुम लोग मस्ती करो, मुझसे अब बैठा नहीं जाएगा। सो खाना खाकर घर निकल गए। दीदी मेरी तबीयत भी कुछ ढीली लग रही है, शायद थकान का असर है। घर जाकर आराम करती हूँ, सोमू को लेकर जा रही हूँ, कमलेश पूछे तो बता देना। अरे पर तूने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है। अभी भूख नहीं है, अगर लगी तो किसी के हाथों घर पर ही मंगवा लूँगी, आप चिंता न करो, कहते हुए माया ने सोमू का हाथ पकड़ा और लंबे डग भरती हुई घर की तरफ चल दी। वह बेहद परेशान थी, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ उसके बच्चे के प्रति हुए अन्याय की नहीं थी, बल्कि ये एक अनाचार और व्यभिचार था, जिसे करने वाला बेहद करीबी रिश्ते में बंधा एक धूर्त व्यक्ति था। सभ्य समाज का दुश्मन ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी निरा को अपने कुचेष्टाओं का शिकार बना सकता है। तो क्या मासूमों के दोषी को यूं ही छोड़ देना सही है? क्या रिश्ते की आड़ में उसकी धृष्टता क्षमा करने योग्य है? ऐसे अनेक प्रश्न उसके मन को मथ रहे थे। उसकी आंखों के आगे जेठानी नीरा की तस्वीर तैर गई। कितनी अच्छी है दीदी, अपने पिता की सच्चाई जानकर उन्हें कितनी तकलीफ होगी। फिलहाल वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। जानबूझकर माया घर के सामने वाले गेट से न जाकर आंगन में बने पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसी। वहां नाइन और काम वाली अगले दिन की पूजा के लिए मंडप के नीचे कुछ तैयारी कर रही थी। सोमू को उसने हॉल में ले जाकर चुपचाप बैठने को कहा। आंगन से लगे लंबे गलियारों को पार करती हुई वह दुकान के पास वाले कमरे तक जा पहुंची। तभी उसके कानों में बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ पड़ी। नाना जी, अब हमारी बारी है। सबकी बारी आएगी, तनी धीरज रखो। नाना के हाथों की जादू वाली मालिश। खरखराती आवाज़ें भद्दी से हंसे सुन वह खड़ी न रह सकी। उठका हुआ दरवाजा हाथ से ठेलते ही खुल गया। अंदर का नज़ारा देख उसे एक बार फिर अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। आस पड़ोस के बच्चे नाना कहे जाने वाले शख्स को घेरे बैठे थे और अपनी गोदी में 5-6 साल की बच्ची को उल्टा लिटाए वो उसकी मालिश करने की भावभंगिमा कर रहा था। लपककर माया ने बच्ची को उसकी गोद से लगभग छीना और सभी को प्यार से अपने अपने घर जाने को कहा। तुम बहुत जल्दी आ गई बिटिया। उसके चेहरे पर अभी भी कुटिल मुस्कान तैर रही थी। आपको शर्म नहीं आती ये नीच हरकत करते हुए? कहने को आप पिता तुल्य है, पर आपको पिता कहना उस पवित्र शब्द का अपमान होगा। उम्र में आपकी पोतियों से भी छोटी है बच्चिया। सच बताए, आपका विवेक मर चुका है क्या, जो इनके साथ इतनी घिनौनी हरकत करते वक्त आपके हाथ नहीं कांपे? अत्यंत क्षोभ व गुस्से से वह फट पड़ी। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अचानक ही उसकी बोली और सुर बदल चुका था। बेशर्मी की यह पराकाष्ठा देख माया दंग थी। सच में आप जैसे इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस तरह की जलील हरकत आपने की है, कायदे से आपको पुलिस में दे देना चाहिए। परंतु मैं सिर्फ समझाइश देकर छोड़ रही हूँ। वक्त रहते सुधर जाइए, नहीं तो दीदी और दूसरे लोगों को पता चला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आवेश में ऊंची होती उसकी आवाज़ आंगन में काम कर रहे लोगों तक जा पहुंची। पागल हो क्या? बीते भर की छोकरी मुझे सबक सिखाने चली है। जानती नहीं कि कौन हूँ मैं? तुझे तो तैस में उसने माया पर अपना हाथ छोड़ दिया, पर उस उठे हाथ को किसी ने हवा में ही रोक लिया। खबरदार जो माया पर हाथ उठाया। और सही कहा आपने, वो मासूम आपको जानेंगी भी कैसे? पर मैं आपकी भले मानस वाली छवि के पीछे की घिनौनी हकीकत से भली भांति वाकिफ हूँ। आप इस संसार के सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी घृणित वासना की पूर्ति के लिए अपनी बच्ची तक को न छोड़ा। सच में आपको पिता कहते मुझे लज्जा आती है। गुस्से में नीरा का चेहरा तमतमा रहा था। ये क्या कह रही हो दीदी? एक बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे? बाप, इसकी दरिंदगी देख प्रकृति ने इसे बाप बनने का अवसर ही कहाँ दिया। एक अदद बच्चे की आस में इसकी सहृदय पत्नी तमाम कोशिशें करके हार गई। सब तरफ से निराश होकर उसकी जिद पर मुझे एक अनाथालय से गोद लिया गया था, लेकिन बेटी होकर भी मैं इसकी बेटी कभी न बन सकी। एक दिन इसे मेरे साथ गलत हरकत करते देख माँ का दिल भारी पीड़ा से भर उठा। उस दिन मुझे अपने सीने से चिपटा हुए देर तक रोती रही। 2 दिन बाद ही उन्होंने अपने भाई को बुलाकर मुझे उनके हाथों सौंप दिया। उन 2 दिनों में वे साई की तरह मेरे साथ रही और मेरे जाने के महीने भर बाद ये खबर आ गई कि घर के अहाते में बने कुएं में कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। शायद इनका यह भयावह रूप उनके बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। कहते हुए नीरा फपक पड़ी। काश उस वक्त मैं अपनी माँ के साथ मजबूती से खड़ी हो पाती
और इसे इसके किए का दंड दिला पाती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। मैंने तो सदा इसे एक निश्चित दूरी बना रखी थी, मिली की शादी में भी न बुलाती। पर तुम्हारे भैया ने कहा तो उन्हें कैसे मना करती। अपना हर जख्म उनसे साझा करना पड़ता। फिर मुझे भी लगा कि उम्र के इस पड़ाव पे जीवन के काफ़ी ठोकरें खाने के बाद शायद इन्हें कुछ समझ आ गई हो। पर नहीं, कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। सोचती हूँ कि इन्हें न बुलाना ही सही होता। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी बातों से मुझे कुछ संदेह हुआ और मैं तुम्हारे पीछे चल पड़ी। पर अब क्या करूँ, इनकी हैवानियत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या बताऊँगी तुम्हारे भैया को। जी तो कर रहा है कि अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। मैं नहीं रहूँगी तो इस घर से इनका रिश्ता भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। गलती से भी ऐसा कभी मत सोचना। भुगतना तो उसे पड़ेगा जिसने ये जलील काम किया है। इन्हें इनके गुनाहों की सज़ा मिलकर रहेगी, ताकि ऐसे घिनौनी हरकत करने से पहले कोई 100 बार सोचे। दरवाजे पे नीरा के पति खड़े थे। तुम यहाँ, रिया ने तुम दोनों को एक के बाद एक जाते देखा तो उसने आज सुबह की घटना मुझे कह सुनाई और मैं सीधा यहाँ चला आया। तुम्हारी पूरी बात सुनते ही मैंने कमलेश को पुलिस को फ़ोन करने को कहा है। पुलिस आती होगी, कहते हुए नीरा के कंधे को उन्होंने हौले से थपथपाया, मानो उसके साथ खड़े रहने का भरोसा दे रहे हों। तुम अपने बाप को जेल भिजवाओगी। इंसानी चोले के पीछे छिपे हवान की आंखों में गहरा अविश्वास था। नहीं, मैं उस अनाचारी को जेल भिजवाऊंगी जिसने रिश्तों की सभी मर्यादाओं को लांघ जाने का दुस्साहस किया है। तल्ख स्वर में जवाब देकर नीरा ने घृणा से मुंह फेर लिया और भारी कदमों से अपने कमरे की ओर चल दी। मुझे माफ़ कर दो दीदी, तुम्हारे आंसुओं की जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसे मौके पर यह सब नहीं चाहती थी, पर कैसी बातें करती हो माया। तुम्हारी वजह से आज एक अपराधी अपनी सही जगह पहुँच जाएगा। शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। आज तुम्हारे कारण ही मैं इतनी बड़ी हिम्मत जुटा पाई और एक सही फैसला लिया है। नीरा उसकी बातों को काटते हुए बोली। सच में दीदी, गर्व है मुझे आप पर, कहते हुए माया नीरा के गले लग गई। पुलिस की गाड़ी का सायरन धीरे धीरे पास होकर तेज ध्वनि में तब्दील हो रहा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।